ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द्रव्यकीय अवस्थाएं, केमिस्ट्री के चैप्टर 11 में। तो पहले बात करते हैं द्रव्यकीय अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पदार्थ है, पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। तो इनके बारे में बात करते हैं। पहले ठोस। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ बोलेंगे। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यंत समीप रहते हैं और इनके मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये अणु स्वतंत्रतापूर्वक विचरण नहीं कर सकते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनके कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? सोना, चांदी, लकड़ी आदि हो सकते हैं। अर्थात जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित है उन्हें हम क्या बोल देंगे? ठोस पदार्थ बोल देंगे। इसमें अगली चीज आती है द्रव। द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आकार तो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव में आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। और जो द्रव पदार्थों में अणु क्या करते हैं? पास पास रहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। यहाँ आकर्षण बल कम होता है, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और जिसके कारण वे गति करते रहते हैं। यहाँ गति कम करते हैं, यहाँ गति करते रहते हैं। और आकार इनका क्या होता है? अनिश्चित रहता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? जल, दूध आदि जो द्रव हैं वो किस में आ जाएंगे? द्रव में आ जाएंगे। अगली चीज आती है गैस। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार एवं आयतन अनिश्चित है। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी, दोनों चीज अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैसीय पदार्थ है इनमें अणु दूर दूर होते हैं और उपलब्ध रिक्त स्थान में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते रहते हैं। जैसे क्या होगी? जैसे गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। इसमें चौथी चीज आती है प्लाज्मा। मेन 3 ही है, इन प्लाज्मा भी पढ़ लेते हैं। यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है जो न तो पूर्णतः ठोस होती है, न ही पूर्णतः द्रव। अतः इसे क्या बोलते हैं? कोलाइडी अथवा कलिल अवस्था भी कहते हैं। इसकी जानकारी थॉमस ग्राहम ने दी थी। ठोस, द्रव, गैस की जो आकृति है उनके बारे में उनकी आकृति देखते हैं एक बार। तो यहाँ को गैस की देखेंगे, यहाँ को ठोस की, यहाँ पर द्रव की, यहाँ पर गैस की। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? ठोस होते हैं उनमें क्या होता है? आकार आयतन निश्चित होते हैं। और क्या कहते हैं इनमें? आकर्षण बल क्या होता है? जो ठोस होते हैं उनमें आकर्षण बल प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो ठोसों के जो कण व्यवस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस के कण पास पास स्थित होते हैं। ये हमने दिखाया गया ठोसों की व्यवस्था का कण दिखा रखा है। ठोसों की व्यवस्थित कण दिखाए हैं हमने यहाँ पर को। इसी प्रकार जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा? थोड़ा दूर दूर होंगे, इसकी अपेक्षा दूर दूर। उसके बाद गैस। गैस में क्या होते हैं? गैस में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो गैस के और दूर दूर दिखाएंगे। तो ये तो थे ठोसों के व्यवस्थित कण, ये थे द्रवों के व्यवस्थित कण, ये थे गैस के स्वतंत्र अणु। अगली चीज में आती है गैसीय अवस्था। जैसे हमने ये पढ़ा, गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणु क्या पाए जाते हैं? दूर दूर पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसी कारण इसमें कुछ क्या होती है? गैसीय अवस्था में क्या होती है? कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता क्या थी? इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे अभी पीछे वो भी आते हैं कुछ नियम। तो गैसीय अवस्था की कुछ मूल विशेषताएं हैं। पहली, आकार अनिश्चित है। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, पहली चीज होगी। इसी प्रकार जो गैसीय पदार्थ होते हैं इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। इसी प्रकार संपीड्यता और विसरण इनमें अधिक होता है, विसरण का गुण पाया जाता है इनमें। और गैसों का घनत्व अत्यधिक कम होता है। इसी प्रकार जब सभी गैसें निम्न तापों पर द्रवित हो जाती हैं, इसका कारण यह है कि तापमान में जब कमी होती है तो गैसों के अणु जो गैसों के अणु हैं उनमें गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो उनका अंतराणु जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। अब जो गैसें हैं इनका मापनीय गुण, मतलब कि इनका मापन हम कैसे करते हैं?
तो इनका मापन करने की कुछ गुण नोट करते हैं। पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा ये क्या कर रहे हैं हम, गैसों के मापनीय गुण। गैसों का मापन किसमें किया था वो देख रहे हैं। पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन, तीसरा दाब और चौथा ताप। 4 हैं। तो इन पे बेस्ड अभी कुछ नियम आएंगे पीछे। तो द्रव्यमान क्या हुआ, किसी पदार्थ के द्रव्यमान से तात्पर्य क्या है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा। गैस का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम भरे हुए पात्र में द्रव्यमान में से गैस रहित पात्र को घटा लेंगे। तो गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अगर गैस का हमने द्रव्यमान निकालना तो क्या बोल सकते हैं हम, गैस से भरे हुए पात्र का द्रव्यमान माइनस गैस रहित पात्र का द्रव्यमान, ऐसे निकाल सकते हैं। आयतन, किसी पदार्थ का आयतन से तात्पर्य क्या है, उसके द्वारा घेरे गए स्थान, जितना स्थान घेरा होगा उससे तात्पर्य है। तो एसआई प्रणाली में आयतन को घन मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। और जो दाब से तात्पर्य क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत कुल बल। एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत कुल बल है जो उसे कैसे दिखाएंगे, वो क्या है, दाब है। ऐसे ही अगला आता है ताप। ताप से तात्पर्य है किसी माध्यम की उष्णता की मात्रा, उसका मापन ताप में हो रहा है। अगली और इम्पोर्टेंट चीज आती है एग्जाम में हमेशा आने वाली, गैस लॉ, गैस नियम। सभी गैसों की प्रकृति समान परिस्थितियों में प्रायः एक जैसी होती है, परंतु ये कुछ नियमों की अनुपालना भी करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस नियम बोलते हैं। तो गैस नियम पहला होता है इसमें बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या था, इसका प्रतिपादन 1760 में किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, बॉयल का नियम क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा में आयतन, टेम्परेचर तो पता है T, आयतन V, उस पर आरोपित दाब P के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, जो आयतन है वो स्थिर ताप पर, कांस्टेंट क्या है, ताप है, उस पर क्या होता है, दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं हम, इस नियमानुसार स्थिर ताप पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आयतन है, आयतन क्या होगा, 1/, दाब के बराबर होगा, 1/1 दाब लिख देते हैं यहाँ पर को। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्थिर ताप पर सॉरी, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, के मिलेगा। के क्या है यहाँ पर को, एक समानुपाती स्थिरांक है। तो आयतन को किससे दिखाते हैं हम, v से दिखाते हैं, v प्रोपोर्शनल टू 1/p हुआ। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से k/p हो जाएगा। इसके प्रोपोर्शनल हटाया तो हमने क्या है ना, k क्या है यहाँ पर को, समानुपाती स्थिरांक है, जिसका मान ताप पर निर्भर करता है। k का मान किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल सदैव स्थिरांक होता है। तो ये क्या था, बॉयल का नियम था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है ये भी। अगला आता है चार्ल्स का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कब किया था, 1787 में किया था। तो ये क्या कहता है, स्थिर दाब पर, अब यहाँ ताप स्थिर था, यहाँ दाब स्थिर है। तो क्या कहने का मतलब क्या, जो बॉयल का नियम था उसमें क्या स्थिर रखा था हमने, टेम्परेचर स्थिर रखा था। यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, दाब स्थिर रख रहे हैं। तो इस जो चार्ल्स का नियम है, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा में गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे नोट करते हैं, तो नोट कर सकते हैं इसे ऐसे। तो आयतन क्या होता है, v होता है, हमें पता। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, v प्रोपोर्शनल टू किससे कह रहा है, t के बोल रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t के। तो t क्या है यहाँ पर को, ठीक है, टी यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर टी तो टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, लेकिन यहाँ पर स्थिर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यहाँ पर दाब रहेगा। तो यहाँ पर को
अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v प्रपोर्शनल के जो बराबर आया तो यहाँ पर भी k आएगा स्थिरांक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन t किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। t क्या यहाँ पर परमताप है, v क्या है गैस का आयतन है, और k क्या है समानुपाती स्थिरांक है। तो चार्ल्स के नियम को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो ये तो था चार्ल्स का नियम, इस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं गैस के नियम। अगला आता है इसमें गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम, ये कुछ चीज़ें चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लिखनी पड़ेंगी कॉपी में। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गैलुसाक ने किया था। यह नियम क्या बताता है, ये नियम बताता है कि गैलुसेक का नियम है जो, यह गैस के दाब और ताप के मध्य संबंध व्यक्त करता है। किस किस के बीच में, दाब और ताप के बीच में, P प्रेशर और T टेम्परेचर, इन दोनों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, अब यहाँ क्या स्थिर हो गया, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कह क्या रहा है, किस चीज में कह रहा, आयतन यहाँ पर कांस्टेंट है, v क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं उसे, स्थिरांक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन नोट करना चाहते तो क्या लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, यह नियम गैस दाब और ताप के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, और इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधे गणितीय रूप में निरूपण करना चाहें तो क्या हो जाएगा, P जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें पता है इसकी हमेशा क्या आता है, तो P बराबर क्या आ गया, K इंटू टी आ गया। तो अगर हम T को नीचे ले जाना चाहें तो क्या हो जाएगा, P बट्टे T बराबर K हो गया, K स्थिरांक हमें पता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P1 बट्टे P2, P1 बट्टे T1 इक्वल टू P2 बट्टे T2। तो ये क्या है, ये क्या है, किसके बराबर आ जाएगा, स्थिरांक के बराबर है। तो ये क्या था, गैलुसैक का नियम था। जो पहले नियम पढ़े थे वो अनुपात के थे, ये गैसों से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं यहाँ से भी। इसके बाद आता है अवागाद्रो का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था, 1811 में हुआ था, 1811 में इस नियम का प्रतिपादन हुआ था। और इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, यहाँ पर क्या कहते हैं, समान है ताप और दाब, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका मान होता है किसके तुल्य है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है, 10 की पावर 23 के बराबर होता है। तो इसके अनुसार है हुआ क्या, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अब अणुओं की संख्या ये है, n से दिखाते हैं अणुओं की संख्या को। तो हो क्या गया इसके अनुसार, इसके अनुसार वह जो v है इस प्रोपोर्शनल टू n, जो v है उसके n के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, और अर्थात स्थिर ताप और दाब पर गैस का आयतन V1 मोलों की संख्या स्मॉल n के समानुपाती होता है। तो इसे हम ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। इसे ये क्या है, मोल है, मोलों के बराबर भी होता है। इसे ये क्या है, ये अवागाद्रो संख्या है, ये मोल है। तो इसके यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, किसी गैस के तीनों मापनी गुण क्या क्या होते हैं, गैस के ताप दाब और आयतन। तो जो ताप दाब और आयतन में संबंध स्थापित करने वाली समीकरण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, बॉयल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम पढ़ा ना। तो बॉयल के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, v किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/p के होता है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या पढ़ा था, चार्ल्स का नियम पढ़ा था। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या था, v प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जब तक हमें गैस के पहले नियम, दो नियम पता नहीं होंगे तो हमें आदर्श गैस समीकरण नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे में जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में कांस्टेंट क्या था हमारे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट था। दूसरे वाले में कांस्टेंट क्या था हमारे पास, p कांस्टेंट था। ऐसे ही यहाँ पर से क्या मिल गया, v बराबर v अपॉन टी बराबर k मिल गया।
अभी शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर को V प्रोपोर्शनल टू टी है ना, तो प्रोपोर्शनल टी का तो V बराबर के टी हो जाएगा, तो के यहाँ रह गया, टी हम नीचे ले गए, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया। यहाँ पर V क्या है, गैस का आयतन है, टी परमताप है, और के नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था अभी, अवागाद्रो का नियम पढ़ा था। तो अवागाद्रो के नियम से क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू n हो रहा था। तो जो हमारे पास 3 समीकरण बन गई ना, ये तीसरी होगी, 1 2 3, पहली किससे थी, बॉयल, चार्ल्स, तीसरी अवागाद्रो। तो इन तीनों को हम अगर जोड़ देंगे, इन 3 समीकरणों को, तो हमें क्या मिलेगा, V तो सेम है, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, n लिख देते हैं, और ऊपर क्या मिल गया हमें, ऊपर हमें मिल जाएगा T, इसका T मिल गया, और इस वाले में P मिल गया, तो V प्रोपोर्शनल टू n TP हो गया। तो प्रोपोर्शनल आ गया ना अभी भी, तो यहाँ पर से जो P है ये यहाँ चले जाएगा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, VP या PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर को एक R आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर को R आ जाएगा, R T और यहाँ पर को N। तो PV आगे लिखने, PV बराबर क्या हो गया, NRT आ गया। तो ये क्या है, PV बराबर NRT क्या है, ये है आदर्श गैस समीकरण, इसे क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण। तो जहाँ पर को R क्या है, इसमें सार्वत्रिक नियतांक या मूलक स्थिरांक है। तो गैस समीकरण का दूसरा रूप क्या हो सकता है, जब हम समीकरण यहाँ पर गैस समीकरण का दूसरा रूप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है आदर्श गैस समीकरण निकालने के लिए, इसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो एक चीज और देखते हैं इसमें, जैसे हमने पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, V प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा हमें, T अपॉन P। तो यहाँ पर से PV ये से चले गया, PV बट्टे T बराबर क्या मिला, K मिला। तो P1 V1 अपॉन T बराबर क्या हुआ, P2 V2 अपॉन T। ये क्या है, T2, ये क्या है, ये गैस समीकरण है, ये गैस समीकरण, ये है आदर्श गैस समीकरण। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। अगली और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा, मतलब यदि 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते, उन्हें अगर साथ रखते हैं, तो किसी निश्चित ताप पर एक ही पात्र में अगर बंद उन्हें कर देते हैं, तो उनका संयुक्त दाब प्रत्येक गैस द्वारा निश्चित ताप पर उस पात्र द्वारा उत्पन्न आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इसे समझते हैं, कहने का मतलब क्या है, कुल दाब क्या होगा, उसमें P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट। तो इसकी व्युत्पत्ति को समझते हैं, इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आती भी है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 गैसें हैं, माना कि 2 गैसें हैं जिनका मोलों की संख्या जिनमें क्या है, एक में N1 है, दूसरे में N2 है, ठीक है। इस मिश्रण को यदि इस मिश्रण का आयतन क्या हो जाएगा, मिश्रण का आयतन क्या है, V है, और दाब P है। तो इसे नोट करना चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर सकते हैं। तो गैस समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, PV बराबर NRT, PV बराबर NRT हो गया। तो अगर यहाँ पर से हम P देखना चाहें तो P बराबर क्या हो जाएगा, N अपॉन V इंटू RT हो जाएगा, आया समझ में। तो N बराबर क्या होता है, N बराबर N1 प्लस N2 होता है। तो यहाँ से P बराबर क्या मिल जाएगा, N1 N2 यहाँ रख देंगे, इसकी जगह N की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया, P बराबर क्या मिला, P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन V इंटू RT मिला। तो इसे हम एक समीकरण पहली मान लेते हैं। तो अब हमें पता है कि एक गैस का आंशिक दाब P1 क्या होगा, आंशिक दाब जो P1 है, P1 क्या होगा, वो होगा N1 अपॉन V इंटू RT होगा, एक गैस का आंशिक दाब। अब दूसरी गैस का क्या होगा, पहली गैस का आंशिक दाब क्या होगा, ये होगा, दूसरी गैस का आंशिक दाब क्या होगा, P2 बराबर क्या होगा, N2 अपॉन V इंटू RT होगा। अब जो इन्हें ये दूसरी समीकरण मान ले, इसे दूसरी समीकरण मान लेते हैं, इसे तीसरी समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 का मान, इन दोनों का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको लिख सकते हैं इक्वेशन 2 और 3 का मान कहाँ रख रहे हैं हम, 1 में रखने पर,
1 में रखने में, तो समीकरण 2 और 3 का मान अगर हम 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा इस टाइप से, P बराबर N1V RT प्लस N2V अपॉन इंटू RT। तो हमें क्या मिला, या इनकी वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो N की P1 की जगह और P2 की जगह ये वैल्यू दी है हमें, तो क्या मिल गया हमें आपको, P बराबर N1V RT प्लस N2V RT मिल गया। अब इसे क्या बोल देंगे, ये P और ये तो P1 है, ये P2 है ना, तो P बराबर क्या मिल गया हमें, P1 प्लस P2 मिल गया। तो ये क्या था, यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, जो आदर्श गैस पढ़ी हमने और एक वास्तविक गैस पढ़ी, तो इन दोनों में अंतर क्या है। पहले बात करते हैं आदर्श गैस की। आदर्श गैस क्या होती है, जो गैस समीकरण की अनुपालना करती है, जो गैस किसकी अनुपालना करती है, आदर्श गैस समीकरण की अनुपालना करती है, उसे क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। अर्थात सीधे कहें तो क्या कहते हैं, यह आदर्श गैस समीकरण की अनुपालना करती है। और ये क्या करेगी, ये केवल निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस की समीकरण की अनुपालना करेगी। तो लेकिन जो ये है, वास्तव में आदर्श गैस का कोई अस्तित्व नहीं होता, वास्तव में कोई आदर्श गैस नहीं होती, मतलब कहने का मतलब ये कि वास्तव में कोई आदर्श गैस नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो वास्तविक गैस है, सभी गैसें वास्तविक होती हैं जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। अब इसकी बात करते हैं आदर्श की। इनमें गैस अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्या कहा मैंने, इसमें गैस अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और इसमें अणु में आकर्षण नहीं होता है। और साथ ही 2 पॉइंट इसके लगातार बात किया, 2 पॉइंट इसके, इनमें गैस अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जाता। इसमें गैस अणुओं में आकर्षण होता है, इसलिए इनका दाब आदर्श गैस की तुलना में कम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।